अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी आपके जाने पहचाने सुरिंदर सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड आरजू जी, जी हाँ यानो। थैंक यू सो मच। वैसे आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा लग के मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि कनाडा वाले आप लोगों को डरा पाए हैं, लेकिन फिर भी न्यूज़ वही है और कहा यही जा रहा है कि जो हमारे यहाँ यानी जो न्यूज़ चलती है पाकिस्तान में, आपको पता है कि कहा जाता है बहुत टफ टाइम मिल रहा है कनाडा की तरफ से, लेकिन कैसे हैंडल कर रही है आपकी गवर्नमेंट इस इशू को? सबसे पहले तो मैं दो लाइनें ट्रूडो साहब के ऊपर अर्ज करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर जरूर। ये ट्रूडो साहब ने अपनों को ही मारा। ये ट्रूडो साहब ने अपनों को ही मारा, अपनी पॉपुलेशन को ही मारा। गैरों में क्या दम था। उन्होंने कनाडा की किश्ती भी वहां जाके डुबाई जहां पानी कम था। अब आपका सवाल था कि मेरा चेहरा, तो छोड़िए आप। अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है डबल डाउन। तो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान तो अब हाइपर हो चुका। हाइपर मतलब हम अब सुपर अग्रेसिव हो गए हैं। मतलब जो एम्बेसडर साहब वहां से वापस आए हैं, उन्होंने कल और आज में कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है जिसको इंटरव्यू नहीं दी है। तो अब हम इसको अग्रेसिव होके ले रहे हैं। अब हम वो नहीं कि वो अंग्रेजों का देश है और वो अंग्रेज हैं और उनकी इकोनॉमी है, कुछ नहीं। अब हिंदुस्तान तो उनके पीछे पड़ जाएंगे हम। क्योंकि जिस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है कि अब हम उन्हें कह रहे हैं कि हमारी 25 एक्स्ट्राडिशन जो एक्स्ट्राडिशन हमने लगाई है वो आपने क्यों नहीं भेजा। सुदीप सिंह संधू, एक जो क्रिमिनल है, उसको आपने सुपरिटेंडेंट बना दिए कनेडियन बॉर्डर फोर्स के अंदर, जिसके ऊपर एविडेंस है बलविंदर सिंह संधू जो कि एक शौर्य चक्र विनर है, उसका उन्होंने मर्डर किया है। तो अब जो मेरी फीलिंग है कि अब हम कनाडा को ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। मतलब आजू जी आज से नहीं, ये 80s से चल रहा है। इनके पिताजी भी कुछ इसी तरह, थोड़े से मैं बड़ी माजरत के साथ कहूं कि अकल से पैदल थे, कि उन्होंने उस समय जब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहां पे कुछ प्लानिंग हो रही है, और पूरे कनाडा में हवा बनी थी कि कुछ होगा कुछ होगा, ये जो के एलिमेंट है कुछ करेंगे, इस लेवल तक की हवा थी कि इंदिरा गांधी जी ने एक्स्ट्राडिशन मांगी परमार की भी। और कनाडा के पास रिपोर्ट भी थी कि ये कोई दो लोग जिनको वो वॉच कर रहे थे, उन्होंने शहर से बाहर जाके कोई बम बना के चेक करने की कोशिश की है। और पियर ट्रूडो ने उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, और उसके करके हमें एयर इंडिया कनिष्क के हवाई जहाज खोना पड़ा। एक हवाई जहाज तो चलो गया तो गया, उसमें 84 बच्चे भी थे। तो ये जो अब हो रहा है ये अब नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है। पर अब जो मुझे लगता है कि जो ये अब का जो इंडिया है, जो एक मस्कुलर इंडिया है, अब तक, क्योंकि देखो इतने साल हो गए इस बात को, आज तक कोई ट्रायल नहीं, कोई रिपोर्ट ही फाइल करने में 20 साल लगा दिए उसकी। तो अब तक एक आदमी अंदर गया सिर्फ इसके लिए, जबकि एक 327 लोग उसमें मारे गए, और दो कनाडा दो जापान में मारे गए थे, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली दो बम बनाए थे। तो उनको शायद उस समय समझ नहीं थी कि जीएमटी सेटिंग्स क्या होती है। जैसे आप भी मुझे मैसेज भेजते हैं तो आईएसटी सेटिंग्स लिखते हैं, तो टाइमिंग लिखते हैं, तो उनको ये समझ नहीं थी। तो वो बम भगवान की दया से जापान में जाके फटा था। वो एयर इंडिया जब जापान गया तो वहां पे दो बेचारे जापानी मारे गए थे उसमें। तो ये अब तक जो ये कैंसर चला आ रहा था, अब मुझे लगता है कि ट्रूडो साहब ने जो इसको उठा दिया अपने छोटे मानसिक रीजन, छोटी समझ से, अब ये मुझे लगता है कि भारी पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने क्या 6-7 चीजें की हैं जिसके करके आज वो जहां हैं वो क्यों हैं। प्लीज ये भी आप हमें बताइएगा कि वो जो छह या सात चीजें आप कह रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। लेकिन इलेक्शन से पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। इलेक्शन से पहले बहुत इस तरह की न्यूज हम सुना करते थे कि कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो लगता था शायद इलेक्शन में कुछ गड़बड़ करने के लिए हो रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले फिर जो है कहा गया, वो पन्नू और उस किस्म के जो कैरेक्टर्स वहां पे रहते हैं कि जी एयर इंडिया से कोई ट्रैवल ना करें 19 से। और अभी कल एक एयर इंडिया जो है उसमें थ्रेट्स थी कि शायद बॉम्ब है या कुछ है, उन्होंने कराची से क्रॉस करते हुए वहां पे इत्तला भी दी थी किसी से पाकिस्तान बात में। की। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए ना कि क्या चल रहा है और वो 6-7 चीजें क्या हैं जिसकी वजह से ऐसा है। लेकिन ये थ्रेट्स वगैरह को क्या आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं? आपको लग रहा है कि सिर्फ धमकी है, या आपको लगता है नहीं
वो आदमी जो कनाडा में खड़ा होके, अमेरिका में खड़ा होके खुल्लम खुल्ला कैमरा के आगे आप लोगों को धमकियां दे रहा है, वो कुछ करने के काबिल भी है। मतलब कमाल की बात है आरजू जी कि आप पाकिस्तान में रहते हो, अहमदाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में रहते हो, और आपको वो चीज समझ आ गई है, लेकिन अमरीकों को नहीं समझ आ रही है। मतलब वो एयर इंडिया को ओपनली थ्रेट कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को, हमारे डिप्लोमेट्स को, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। पर कमाल की बात है पार्लियामेंट कि पर अटैक करने का भी बोला उसने, ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल केस बनता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले मैंने शार्लेट से सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट ली। ये रात की फ्लाइट थी, जिसको रेड आई फ्लाइट कहते हैं। तो जब मैं सवेरे पहुंचा तो मेरे पास एयरपोर्ट पे 3-4 हट्टे गट्टे लंबे चौड़े इनके टीएसए, जो इनकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखता है, वो लोग आ गए। वो कहते हैं, बड़ी बड़े प्यार से उन्होंने कहा, जी सरदार जी जरा आप जरा साइड पे आ जाओ। साइड पे ले गए, 1 घंटा मेरे से बातचीत की, मेरे से सवाल पूछे, मेरा फोन ले लिया, मेरी टैची खोली, सब कुछ किया, और फिर मुझे बोलते हैं अब चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, अब आपका हो गया, अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों उठाया, ये रेशियल प्रोफाइलिंग है? क्या मतलब है? कहते जी हमें पायलट ने बोला था कि आप सस्पिशियस लग रहे हो। मैंने कहा कोई बेसिस तो होगा, मतलब पायलट को अगर मेरी पगड़ी का रंग नहीं पसंद आया तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है, तो या पायलट को मेरी दाढ़ी की लेंथ नहीं पसंद आई तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये पायलट का सस्पेशन है। मैंने कहा आई वॉन्ट टू प्रेस चार्जेस बिकॉज मेरे हिसाब से रेशियल प्रोफाइलिंग है। तो एक उनमें से बहुत लंबे चौड़े ब्लैक जेंटलमैन, उन्होंने बोला यू सीम लाइक अ रीजनेबल गाय, मत करना क्योंकि वो उसको इम्यूनिटी है। तो सस्पेशन पे उन्होंने मुझे उठा के मुझे 1.5 घंटा बिठा दिया। एक आदमी न्यूयॉर्क में रह के एयर इंडिया उड़ाने की बात कर रहा है, और एयर इंडिया इज अ स्टार अलायंस एयरलाइन। एयर इंडिया के साथ 25 और एयरलाइन है, जिसमें अमेरिका की अपनी यूनाइटेड भी है, एयर कनाडा भी है, स्विस भी है, सिंगापुर भी है, और लुफ्तांजा भी है। तो इसका बताने का मतलब ये है कि इन एयरलाइंस में कोड शेयर है, तो कोई बड़ी बात नहीं किसी ने लुफ्तांजा की टिकट ली हो अपने माइलेज के लिए, वो इस पर ट्रैवल कर रहा हो। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका शांत है। तो अब मैं इसको क्या बोलूं, बाकी अब समझदार हैं कि ये पर्दे के पीछे से गेम खिलाई जा रही है। और वो ट्रूडो है ना, वो कहते हैं कि उसने अपनी पूंछ में आग लगा ली और सब जला डाला। तो ये पीछे से बड़े साहब गेम खेल रहे हैं, इन्होंने उसको जरिया बनाया हुआ है। और मेनली उनकी जलन ये है कि वो हिंदुस्तान को कहते हैं कि तुम हमारे एलाई बनो। हम कहते हैं नहीं भाई, हम एलाई नहीं बनेंगे, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेंगे। अब तुमने कोल्ड वॉर में जितनी दुश्मनियां मोल ली पिछले 25-50 साल की, हमारी ग्रोथ का टाइम आया, हमें क्या जरूरत है कि दुश्मनी लेने की? रशिया से हमारा 67% डिफेंस इक्विपमेंट है, हम क्यों पंगा लें? ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप है। अब तुम्हारी नहीं बन रही, तुम जानो, तो हम आपकी गोदी में नहीं बैठेंगे जो वो हमें बिठाना चाह रहे हैं। अभी देखें ना, ब्रिक्स में भी जो है चाइना के साथ भी पीएम मोदी खड़े हो गए, चाइना के प्रेसिडेंट के साथ भी, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा अमेरिका को। डेफिनेटली वहां पे भी कुछ ना कुछ वो सोच ही रहे होंगे कि क्या करें, मगर वो मैंने क्या। मैंने एक अमेरिकन डिबेट पे ये बोला था कल। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि जितने भी ये नेटो नेशन, स्पेशली अमेरिका ने 100% एंटी एसिड की गोलियां खाई होंगी, क्योंकि जब मोदी जी ने चाइना से भी नेगोशिएट करके हमारा विड्रॉल हो रहा है एज वी स्पीक, और पुतिन को भी जप्फी डाल ली। तो कल अमेरिका में जैसे आप प्यार से बात करते हैं ना अपनी डिबेट में हास्य के साथ, तो मुझे लगता है कल अमेरिका में काफी लोगों के पेट खराब रहे होंगे। और इसका हमें प्रमाण और ये भी मिल रहा है कि जो इंडिया में डिप्लोमेट हैं, मिस्टर एरिक गर्सेटी, उन्होंने तो कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दी थी और परसों भी दी, कल भी दी है, और वो खुले लफ्जों में कहते हैं कि इंडिया को चूज करना पड़ेगा कि आप ये नहीं कि आप नॉन अलाइंड रहो या आप हमें नहीं, या हमसे दोस्ती करो या हमसे दोस्ती ना करो। थोड़े दबे लफ्जों में कहते हैं, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो कौन आपके साथ आएगा। तो वही है, उनको ये पेट में दर्द हो रहा है कि इंडिया ने क्यों रशिया से तेल खरीदा जब हम रशिया के साथ अटैक कर रहे थे, और इंडिया क्यों हर तरफ अब इंडिया इजराइल से भी बात करता है, इंडिया ईरान से भी बात करता है, इंडिया चाइना से भी बात करता है, इंडिया यूक्रेन से भी बात करता है, इंडिया रशिया से भी बात करता है। तो पीछे से जो बड़े साहब हैं वो ये खेला खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपने कहा था कि आप 3-4 पॉइंट्स आप बताएंगे, जिसमें कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का। जी। तो मैं जैसे अंग्रेज कहते हैं ना, उनको बड़ा होता है कि इफ आई वर यू आई वुडंट डू दिस। तो जस्टिन ट्रूडो की सबसे बड़ी गलती कि आपने एक फ्रिंज एलिमेंट जो कि जगमीत सिंह है, उसकी 25 सीटों के लिए आपने
अपनी कंट्री का इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया। कनाडा में 338 सीटें होती है, 170 चाहिए पार्लियामेंट में आने के लिए। तो जो एक बंदा उसको पीछे से सारा खेल खिलाता रहा वो जगमीत सिंह जी हैं, जो कि टोटली के लॉबी के हैं। तो एक इतनी उनको सियासतदान को समझ होनी चाहिए थी। हमारे इंडिया में भी अब कोalition की सरकार आई है मोदी जी की, पर एजेंडा वही है, सरकार फिर भी वैसे चल रही है, वही मिनिस्टर्स हैं, कोई पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ। आज भी मोदी जी उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं वो तब कर रहे थे जब 303 सीटें थी। तो एक उसने गलती ये की। दूसरी, आपके पास अगर सबूत नहीं है, क्रेडिबल एलिगेशन है, तो आप हेड ऑफ द स्टेट होके पार्लियामेंट में छत पे चढ़ के छाती नहीं पीटते हो। ये डिप्लोमेसी है। अगर आपको कुछ कहना भी है तो बैक चैनल से कहो, अपने जूनियर लेवल से करो। प्राइम मिनिस्टर जब दो गांव के चौधरी आपस में उलझ जाएंगे तो फिर तो कहते हैं ना वो मूंछ का सवाल हो जाएगा, क्योंकि फिर एक को तो नीचे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि भाव इज्जत का सवाल है। तो प्राइम मिनिस्टर, अब आप देखो ट्रूडो ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आरसीएमपी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। मोदी जी ने शायद एक बार बोला इस इशू पे। जयशंकर जी भी नपी तुली जबान में बोलते हैं। तो दिस इज पॉलिटिक्स। आप बिल्कुल बच्चों की तरह थोड़ा ना चहकना शुरू कर देंगे, जो उसने किया। और आज हालत यह है कि उसकी अपनी पार्टी कह रही है कि तेरे को और थोड़े दिन में नहीं समझ आता, तो भाई हमारा जो उनका लिबरल कॉकस है कि भैया तू रहने दे, तू तो जाएगा नीचे, तो हमारी पार्टी भी डुबो जाएगा। तो हालत यह है कि वो कह रहे हैं कि इससे किस तरह से हम पिंड छुड़ाएं, क्योंकि ये हमारी पार्टी भी खत्म कर देगा जाने से पहले। तीसरा कि इन्होंने सेलेक्टिव लीक की, इनके पास इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को दे दी। अब वॉशिंगटन पोस्ट कहाँ का अखबार है, वो क्यों लीक हो रहे हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। उसके बाद ये इंडिया आए तो उन कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को ले आए ट्रूडो अपने साथ, जो कि इंडिया में वांटेड है, जिनके अगेंस्ट केसेस हैं, उनको अपने अंतराज में ले आए। तो हुआ ऐसा रिजल्ट क्या कि इनको इतना कोल्ड शोल्डर दिया गया, मतलब किसी हेड ऑफ द स्टेट की इतनी बुरी हालत नहीं होगी कि हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो मिलने से मना कर दिया कि भाई साहब हमें मिलना ही नहीं आपसे, क्योंकि आप खालिस्तानी एलिमेंट्स को, सॉरी मैं लफ्ज कहना नहीं चाहता हूँ, के एलिमेंट्स को एज एन ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर की अंतराज में ला रहे हैं। और उसके बाद उनकी अपनी हालत बड़ी टाइट है, क्योंकि देखो उसने, अगर मैं कैनेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, उन्होंने जिंदगी की 2 गलतियां बहुत बड़ी कर दी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी का आजकल के जमाने में इंडिया और चाइना से बिगाड़ लेगा, मैं एज ए इंडियन नहीं कह रहा हूं, मैं एज ए नॉर्मल मैन कह रहा हूं, तो आप फिर व्यापार कहां से करोगे, आपकी इकोनॉमी कहां से पनपेगी। 11 मेंबर पार्लियामेंट ट्रूडो के सरकार में, जिनके ऊपर प्रूफ है, जिसकी इंक्वायरी चल रही है कि वो चाइनीज पे रोल पे हैं। चाइना ने अपने पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं, चाइना ओपनली इलेक्शन में मेडल करता है। तो चाइना से तो उन्होंने खराब किया था, अब इंडिया से भी कर लिया, तो अब उनका फ्यूचर क्या है, अब वो तो अल्लाह ही जाने। फिर लेकिन सर आप मुझे एक चीज मतलब माइंड नहीं किएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है और उनको लग रहा है कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, या ये जो है इलेक्शंस तक ही है, सिर्फ कनाडा में जो कुछ हो रहा है। आपको नहीं लगता, जैसे आप बात कर भी रहे हैं कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये मजबूत नहीं होते चले जा रहे हैं। वैसे तो हमारे दोस्त हैं मेजर गौरव आर्य, उन्होंने बड़ा अच्छी एक ट्वीट लगाई थी कि ये खालिस्तान खालिस्तान करते हैं, खालिस्तान है कहाँ, मतलब अभी तो है ही कहीं नहीं, तो इनको खालिस्तानी और खालिस्तान का क्यों कहा जाता है। तो आपके ख्याल से अमेरिका को जो है वो, या कनाडा को भारत जो है वो किस तरह से हैंडल करेगा, इसलिए कि दोनों बड़ी कंट्रीज हैं, मजबूत कंट्रीज हैं। देखिए, पहली बात है कि अब ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस तो भाई है कि हर एक का अपना अपना नजरिया है, किसी के लिए वो तो अब ये है कि ये इंडिया को भी एक बात समझ आ चुकी है कि हम ग्लोबल साउथ के भी लीडर हैं, और अमेरिका और चाइना की आपस में आपको पता ही है कि जो कोल्ड वॉर 2.0 जिससे मैं कहता हूं, तो अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है तो इंडो पैसिफिक में हमारे बिना कर नहीं सकता, बड़ी साफ बात है। वो पुराना इंडिया और था कि हम दब जाते थे, हम सुन लेते थे क्योंकि जी गोरो ने कहा है, लॉर्ड साहब ने कहा है। अब वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं, और क्योंकि अमेरिका की चाइना के साथ ठनी है, हम दोनों नेचुरल डेमोक्रेसीज हैं, हम दोनों इंग्लिश स्पीकिंग हैं, इतना स्ट्रांग डायस्पोरा है। तो अब हमें भी ये समझ आ चुकी है कि अब अमेरिका को हमारी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कि सीजन के हिसाब से यार बनाते हैं। एक जमाने में पाकिस्तान उनकी बड़े सालों तक डार्लिंग रही, आज कहाँ है मतलब। तो हमें ये चीज तो पता है कि अब अगर आगे दुनिया ने आगे बढ़ना है तो वो इंडिया और चाइना के बिना नहीं बढ़ सकते, और उसमें अमेरिका को
देखो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। अमेरिका पन्नू जो हमारे अगेंस्ट यूज कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा है कि हमें डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इतनी जल्दी हम होते भी नहीं। वो इसलिए कर रहा है कि हमें बैकफुट पे रखना चाहता है कि चलो कहीं ना कहीं उनको थोड़े दबाते रहो, उस दबाने में फिर हम अपना कुछ ले लेंगे, क्योंकि 50 चीजें होती है डिप्लोमेसी में, ट्रेड डील्स होती हैं, 50 चीजें होती हैं। तो जो जो ये खेल सारा अब यही है कि मेरे हिसाब से कोल्ड वॉर 2.2 है। एक तरफ आप देख लो चाइना, रशिया, ईरान और ये सारी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी नीचे आ जाता है, दूसरी तरफ अमेरिका जो इतनी दूर है, और जो सारा बिजनेस है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है, वॉर भी यहाँ हो रही है, मार्केट्स भी यहाँ है। तो अब मुझे लगता है कि अब हमारा समय आ गया है दुनिया में। सर अमेरिका इतनी आसानी से अपने आप को बाहर नहीं होने देगा गेम से, और ना ही अपनी पोजीशन को कम होने देगा। आप जरूर, आपका समय आया होगा, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो ये कंट्रीज जो हैं, चाहे वो चाइना हो या भारत हो, और जितनी बड़ी कंट्रीज हो जिनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, वो अभी भी अमेरिका से बहुत दूर है। नहीं आरजू जी, मैं इसको बिल्कुल ठीक बोला आपने, और मैं आपकी स्टेटमेंट को दो पार्ट में बांटता हूं। American supremacy is there for sure. It's the biggest economy in the world. You know, they control so much of everything. मतलब ऐसे कोई मिडिल ईस्ट में और एशिया में कोई है नहीं जो अमेरिका का बेस ना हो। American supremacy is there, but American hegemony is up for revision. आप देख लीजिए, वो नेतन्याहू भी उनकी नहीं सुन रहा है, इन्होंने यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर की थी, वो भी नहीं निपट रही। तो फाइनेंशियल सुप्रीमेसी है, पर उनकी जो हेजेमनी जो उनकी वो थी, वो अप फॉर रिविजन है, ये बात मैं मानता हूँ। क्योंकि सर देखे ना, आप लोग जो चाबहार पोर्ट पे काम करना चाह रहे हैं ईरान के साथ, उसमें भी वो सैंक्शंस लगाने की बात करता है अमेरिका, वो भी नहीं करने दे रहा। हम लोग अगर गैस पाइपलाइन पे करना चाह रहे हैं, हमें तो चले, हम छोटी कंट्री में आ जाते हैं, हम उनसे पैसा वैसा लेते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को भी तो वो काम नहीं करने दे रहा है अमेरिका। तो आप लोग ऐसा तो नहीं कर पा रहे कि ठीक है लगा दो सैंक्शंस, हम फिर भी काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पावर तो है अमेरिका के पास। बिल्कुल है, पर हम सिर्फ अमेरिका से काम नहीं कर रहे। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो द जर्मन चांसलर इज इन इंडिया, तो ठीक है, मतलब अमेरिका है, पर देखिए एंड ऑफ द डे आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और जो इंडिया का एक नीच है, जो एक इंडिया सॉफ्ट पावर है, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और अमेरिका भी बड़ा डिवाइडेड है, मतलब उनकी भी जो अलग अलग फैकल्टीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी अलग हैं। तो अमेरिका भी कोई एक कंट्री नहीं है, वहां भी बहुत स्ट्रांग लॉबीज हैं जो ऑपरेट करती हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि अगले इलेक्शन में अगर कमाला हैरिस आती है तो फलानी लॉबीज चल जाएंगी, अगर ट्रंप आता है तो फलानी लॉबीज चल जाएंगी। बिकॉज एक बात जो हम सब ने देखी है दुनिया में, कि अमेरिका को उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट सुप्रीम है। तो उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं किसी कंट्री के साथ, वो एक ही कंट्री को सपोर्ट, ईरान के साथ उनके कितने अच्छे रिलेशन थे, वो उसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। एक जमाने में बिन लादेन तो मेरे को सुना वहां पे व्हाइट हाउस में गेस्ट हुआ करते थे। तो अमेरिका की रिश्तेदारी सिर्फ अपनी तरक्की से है, अपनी डिफेंस इक्विपमेंट से है, और अपनी दुनिया में चौधराहट बनाने से है। जो उसने मिडिल ईस्ट में किया, पेट्रोल के लिए किया, मिडिल ईस्ट को भी आपस में डिवाइडेड रखा। तो ठीक है, मतलब अमेरिका अपना काम करेगा, पर अब इंडिया को बिल्कुल ही इग्नोर करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर उनको चाइना को काउंटर करना है 6-8 हजार किलोमीटर दूर वो हमसे है, वो बिना इंडिया के कर ही नहीं सकता। नहीं सर, इंडिया को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिया हो या इस रीजन की बाकी कंट्रीज हो, उन्हें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि अगर उन्हें अमेरिका के साथ एक तरह से अमेरिका को मैनेज करना है, या उनको उनकी जगह बतानी है कि जी आप हमारी हर चीज में दखल नहीं दे सकते, तो इन कंट्रीज को आपस में साथ होना होगा। यहाँ पे यूनिटी दिखेगी तभी कुछ होगा। जैसे अभी हमने देखा, जो यहाँ पर जो ब्रिक्स में जो कंट्रीज थी वो साथ खड़ी थी, और कई लोगों ने कहा कि ये देख के अमेरिका जरूर घबराया होगा। आपका लास्ट कमेंट प्लीज। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम चाइना के साथ अब अपनी टर्म पे टफ बातें कर रहे हैं, जो शायद पंडित नेहरू के टाइम नहीं होती थी, तो हम मॉलडीव के साथ जेंटल भी हैं। हमारी जो इंडिया की पोजीशन है कि हम अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। वी आर नॉट प्रो एनी पार्ट ऑफ द रीजन और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अब हम वेस्टर्न लॉबी में है। अब हमारी अमेरिका में भी प्राइम मिनिस्टर की उतनी सुनी जाती है जितनी ब्रिक्स में भी सुनेगी।
तो हम ये कहते हैं कि हम किसी के कैंप में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे लिए ना ईस्ट फेवरेट है ना वेस्ट फेवरेट है। हमारे लिए फेवरेट है हमारी ग्रोथ, क्योंकि इंडिया जिस लेवल पे आ गई 8% ग्रोथ है, हमें 2047 तक और आगे बढ़ना है, तो हमने दुश्मनियां नहीं पालनी। और अब तो दुश्मनियां पाल भी नहीं सकती, क्योंकि सारी सप्लाई चेन्स तो कनेक्टेड है। ये क्यों डर रहे हैं ईरान पे अटैक करने से? क्योंकि जिस दिन उन्होंने ईरान को अटैक किया, सारी सप्लाई चेन्स, अब तक आपको क्या लगता है इसराइल छोड़ता है ईरान को? क्योंकि क्यों अमेरिका ने उनको रोका हुआ है? क्योंकि सारा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, भले वो सी रूट्स हो, भले गैस पाइपलाइन, भले ऑयल सप्लाईज हो। तो अब आप इस दुनिया में किसी से भी अगर आपने प्रॉस्पर करना और वो कंट्री प्रोग्रेसिव है, आप दुश्मनी कर नहीं सकते। आप देखिए चाइना ताइवान में ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कुछ दिन में चाइना करेगा ताइवान में कुछ, पर बिजनेस चल रहा है। हमारी इनके साथ बॉर्डर पे प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारा चाइना के साथ बिजनेस, हालांकि इतना बड़ा डेफिसिट है। तो वो चीज जो मैं पाकिस्तानियों को भी कहना चाहूंगा कि आपने जो बिजनेस रोकना शुरू कर दिया, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे बहुत ट्रोलिंग होगी, पर आप व्यापार नहीं रोक सकते। क्योंकि एक बार जब कोई कंट्री पनपती है, तो फिर आपकी जो फाइनेंशियल जीडीपी की ग्रोथ है वही आपकी माइट बनती है। तो अगर आपने आज किसी को हथियार बनाना है, तो इस काबिल बनो कि वो आपके पास, शाहरुख खान जैसे कहता है ना, कि झक मार के भी आएगा, क्योंकि आप उसकी जरूरत बनो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि सब लोग, सारी कंट्रीज जो हैं वो इसी लाइन पे सोचें और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू अर्जुन, इट्स सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। सेम हियर सर, आई होप कि जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह। सत श्री अकाल एंड खुदा हाफिज। सर।